हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CAIIB में पेपर 4 न्यू सिलेबस का, जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ यानी BRBL में मॉड्यूल ए का यूनिट 3 कर रहे हैं। इसका यूनिट 1 और यूनिट 2 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, प्लीज़ गो एंड वॉच इट। ये इसका सिर्फ पार्ट 1 है। तो इसमें पहले डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस में पावर टू इशू डायरेक्शंस, क्या क्या पावर्स होती है डायरेक्शन संबंधित। जो आरबीआई है उसके पास डायरेक्शन इशू करने की पावर आती है सेक्शन 21 के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें वो आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को और अन्य टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी डिपॉजिट या एडवांस संबंधित होती हैं उसके लिए क्या क्या पावर्स हैं उसके पास डायरेक्शंस के लिए। तो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया है, 2 नए सेक्शंस ऐड किए हैं, 35AA और 35AB, ठीक है, जिसके अंतर्गत आरबीआई को डायरेक्टली बैड लोन सेटल करने के लिए भी इंटरवीन करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। Before moving on, I request you to please pause the video and go through the copyright disclaimer that this video is for educational purpose only. Also request you to please subscribe to our YouTube channel. Nature of directions. The directions issued by RBI in exercise of power under section 21 and 35A of the BR Act are binding on the banks. तो 35A जो आपका नया वाला ऐड किया है वो, और सेक्शन 21 इसके अंतर्गत जो भी डायरेक्शंस इशू करेगा आरबीआई वो सारे बैंक्स पर बाइंडिंग होंगे। क्या क्या कॉशन और एडवाइस है वो देख लीजिए। BR एक्ट यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 36 जो है उसमें आरबीआई को एम्पावर किया गया है कि वो बैंकिंग कंपनीज को कॉशन, एडवाइस और डायरेक्शंस, ये भी तीनों ही चीज़ दे सकते हैं, मतलब आगाह भी कर सकते हैं, कुछ एडवाइस भी कर सकते हैं और डायरेक्शन ऑर्डर भी दे सकते हैं कि आपको ऐसा करना, ठीक है। 36(1)A जो वो कहता है कि आरबीआई के पास कॉशन या बैंकिंग बिजनेस को प्रोहिबिट करने का या किसी पर्टिकुलर कोई ट्रांजैक्शन है या कोई क्लास और टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन से उनके संबंध में एडवाइस देना है, उनके संबंध में रोक लगाने, इसका अधिकार भी है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, क्या क्या टाइप्स ऑफ डिपॉजिट होते हैं। बैंक्स देखिए टाइम और डिमांड डिपॉजिट दोनों तरह के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक से, ठीक है। अब टाइम और डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अगर CIB का पेपर 4 कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी बात पता होगी। द पीरियड ऑफ द डिपॉजिट एंड आरओआई एप्लीकेबल टू द डिपॉजिट्स आर मैटर टू बी अग्रीड बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बैंक अंडर द टर्म ऑफ डिपॉजिट। तो कितने दिन के लिए यानी कितनी ड्यूरेशन के लिए डिपॉजिट किया जाएगा, साथ ही साथ उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ये एक तरह से एक अग्रीमेंट हो जाएगा डिपॉजिटर और बैंक के बीच में, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट क्या है, एक मेन एक्टिविटी है बैंक की, जिसमें क्या होता है कि बैंक एक्नॉलेज करता है किसके अंतर्गत, सेक्शन 5B ऑफ BR एक्ट 1949 के अंदर कि हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो भी डिपॉजिट गार्नर किया जाता है बैंक को, चाहे वो आरआरबी हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आते हैं। पहले लिमिट 1 लाख की थी, लेकिन अब ये अमेंडमेंट एक्ट 2021 के बाद से 5 लाख की लिमिट हो गई की, मतलब इसका क्या है कि इन केस अगर बैंक डूब जाता है तो डिपॉजिटर को 5 लाख तक रुपए वापस किया जाएगा। अगर उसके अकाउंट में 50,000 है तो 50,000 वापस किया जाएगा, लेकिन अगर 50 लाख है तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 5 ही लाख, 5 ही लाख वापस किया जाएगा। ये पर अकाउंट होता है, ठीक है, पर अकाउंट, ये मतलब पर बैंक होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बैंक में अलग अलग ब्रांच में खोल रखा है तो आपको सब में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपके 3 बैंक में गए तो सब पे मिल जाएगा। रिटर्न्स ऑन अनक्लेम्ड डिपॉजिट, देखिए ऐसा होता है कि बैंक्स में जैसे क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, कई बहुत लंबे समय तक किसी बैंक में अकाउंट में लेन देन नहीं होता है, तो आरबीआई ने क्या है DEAF यानी डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड नाम से सेक्शन 26A के अंतर्गत एक फंड बनाया है। उसके अंदर क्या है, अगर 10 साल तक कोई अकाउंट में टच नहीं हो रहा है तो वो पैसा किसके पास चला जाता है, आरबीआई के पास चला जाता है। 10 साल 3 महीने और इंतजार किया था, ठीक है, 10 साल प्लस 3 महीने ही समझ लो आप, 10 साल में प्रोसेस शुरू हो गया और 3 महीने के अंदर जाना है, ये इसका मोटा मोटी हिसाब है। आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से DEF अकाउंट में कौन कौन से टाइप ऑफ अकाउंट्स आते हैं, सेविंग, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अमाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, अन्य कोई भी डिपॉजिट हो तो भी, CC अकाउंट्स हो मतलब जिसमें भी क्रेडिट बैलेंस होता है वो वाले, ठीक है, लोन अकाउंट्स हो अगर उसका अप्रोप्रिएशन बैंक्स में नहीं हुआ है तो, कोई मार्जिन मनी हो, कोई लेटर ऑफ क्रेडिट, कोई लेटर ऑफ गारंटी हो, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट हो, कोई आउटस्टैंडिंग टेलीग्राफिक ट्रांसफर हो मतलब DD वगैरह जो होते हैं, पे ऑर्डर्स होते हैं, कोई ATM रिकनसाइल ना किया गया हो, कोई फॉरेन करेंसी हो, कुछ भी हो, अगर क्रेडिट बैलेंस कहीं पर भी है तो वो किस में जाएगा, DEAF फंड में चला जाएगा सेक्शन 26A के अंतर्गत। नॉमिनेशन देख लीजिए, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया किसके अंतर्गत होती है, BR एक्ट यानी बैंक रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 45ZA के अंतर्गत नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है। इसमें सेफ कस्टडी और सेफ्टी लॉकर के लिए किसमें कहा गया है, BR एक्ट 1949 में ये भी कहा गया है, सेक्शन 45ZC से लेके ZE के बीच में सारे बताया गया है कि सेफ कस्टडी या लॉकर्स के लिए नॉमिनेट एक या एक से ज़्यादा पर्सन भी किए जा सकते हैं। तो डेथ के केस में नॉमिनी को पैसा या वो अकाउंट का मतलब उस लॉकर का एक्सेस मिल जाएगा तो वो सारा सामान नॉमिनी निकाल सकता है। Loans and advances. The directions given by the RBI under Section 21 of the BR Act are binding on banking companies and may be ऑन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, ठीक है। तो सेक्शन 21 के अंतर्गत लोन एडवांसेस में क्या क्या डायरेक्शंस बैंक आरबीआई दे सकता है बैंक्स को।
एक तो किन पर्पज से एडवांस दिया जा सकता है वो चीज़, मतलब लोन दिया जा सकता है, कितना मार्जिन मेंटेन करना है सिक्योरिटी में, कितना सिक्योरिटी रखनी है वो चीज़ खाना है, कितना अमाउंट ऑफ एडवांस जो है किसी कंपनी या फर्म या इंडिविजुअल को दिया जा सकता है, ये भी बाइंडिंग हो सकता है, एडिक्शंस हो सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट जिसके लिए गारंटी लेनी है या नहीं लेनी है वो चीज़ होता है, ठीक है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स भी हो जाते हैं, कैसा होगा किसी एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा अगर एडवांस चला गया है, लोन चला गया है, तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल लगा करके उसमें कम या ज़्यादा क्या होता है ये भी आरबीआई करता है। जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो स्टिपुलेट ये होता है, इसमें क्वांटम ऑफ क्रेडिट भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें मैनेज करते हैं वो लोग कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए अभी सपोज फूड ग्रेन्स को बढ़ाना है तो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे जिससे कि उस पर ज़्यादा लोन होने लगे, ठीक है, और उसके मार्केट में फ्लडिंग हो थोड़ी सी बढ़ जाए वो चीज़। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सब बेसिकली इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। सेक्शन 20 जो होता है बीआर एक्ट का, वो कुछ और रिस्ट्रिक्शंस लगाता है लोन एडवांसेस पे कि कोई बैंकिंग कंपनी जो है वो किन किन अपने ही सिक्योरिटी मतलब अपने ही शेयर्स की सिक्योरिटी पे लोन नहीं दे सकती, ये कहा गया है। जो बैंकिंग कंपनी है उसमें ये भी कहा गया है कि वो कोई भी ऐसा लोन नहीं दे सकती जो उसके डायरेक्टर के साथ हो, मतलब अपने ही डायरेक्टर या अपने एमडी या अपने सीईओ को लोन नहीं दे सकती, आप समझो, ठीक है, डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकती, बेसिकली ये कहा गया है। अगर मान लीजिए वो डायरेक्टर किसी कंपनी से जुड़ा हो तो उस कंपनी को भी नहीं लोन देती, ये भी कहा गया है, ठीक है। अगर उसे किसी डायरेक्टर को लोन देना भी है बैंक को जो ऑलरेडी उसी बैंक का डायरेक्टर है, तो उसे सेक्शन 20A के अंतर्गत आरबीआई से परमिशन लेनी होगी, ये बताया गया है। रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है सेक्शन 21 के अंतर्गत आरबीआई रेगुलेट करता है। जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो डिपॉजिट और लोन दोनों ही के रेगुलेट और डीरेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। आप लेकिन अब ये समझ लीजिए कि पहले ये तो प्रोसेस चलता था, लेकिन अब जब से ये आपने सुना होगा ना एमसीएलआर वगैरह, बेस रेट, तब से थोड़ा सा ये डीरेगुलेट हो गया है आरबीआई की तरफ से। अब बैंक्स इंडिविजुअल लेवल है लेकिन बेस रेट अभी भी आरबीआई डिसाइड करता है। एट प्रेजेंट क्या होता है मार्केट में, शेड्यूल कमर्शियल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर सकते हैं, मतलब वो अपने टर्म डिपॉजिट्स पे या सेविंग डिपॉजिट्स पे या सिंगल टर्म डिपॉजिट 2 करोड़ या उससे ऊपर है तो उस पर डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर सकते हैं जिससे कि बेहतर कस्टमर को एक्वायर कर सकें। आरआरबीज के लिए कहा गया कि जो लिमिट है ये 15 लाख और उससे ऊपर है, ठीक है। इसको बल्क डिपॉजिट भी कहा जाता है। हालांकि अब ये 15 लाख से बढ़कर 1 करोड़ हो गई आज की डेट में, अगर लेटेस्ट बात कही जाए तो। बेस रेट, जो बेस रेट सिस्टम है वो बीपीएलआर सिस्टम से रिप्लेस हो गया, कब, 1 जुलाई 2010 को। बैंक जो है वो किसी भी बेंचमार्क पे के हिसाब से बेस रेट को स्पेसिफिक टेन्योर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। बैंक जो है वो एक्चुअल लेंडिंग रेट जो भी लोन एडवांस का होगा उसमें उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस रेट को सबसे पहले कैलकुलेट करके उसके ऊपर ही चार्ज करेंगे। जो बेस रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आरबीआई ने एमसीआई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट से रिप्लेस कर दिया था 1 अप्रैल 2016 से। तो 2010 में बेस रेट आया, 2016 में ये आ गया, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ जो लेंडिंग रेट है उसमें आरबीआई ने इंप्लीमेंट किया 1 अप्रैल 2016 से, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन्स का निकाला जा सके। जो बैंक है वो उस एमसीएलआर के नीचे लोन्स नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसमें ये भी कहा गया है कि इसमें कुछ यूनिक फैक्टर्स डाले गए, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स देखा गया है एमसीएलआर के लिए। जो एमसीएलआर है वो रेपो रेट को भी कंसीडर करता है बेस रेट के लिए, ठीक है। जो फिक्स रेट लोन रहेंगे मतलब 3 साल तक के लिए वो एमसीएलआर के रेफरेंस से ही होते हैं। जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड है, नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट, टेन्योर पे, इन सबको लेकर के एमसीएलआर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ऑन नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ सीआर का मतलब है सीआरआर जो 4% आरबीआई के पास रखा जाता है भाई, उसमें भी तो बैंक को एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना कस्टमर को, तो बैंक उस नेगेटिव कैरी को लेते हुए एमसीएलआर डिसाइड करता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है भाई, इसी को तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग कहते हैं, ठीक है। बैंक शैल पब्लिश द इंटरनल बेंचमार्क फॉर द फॉलोइंग मैच्योरिटी। ओवरनाइट एमसीएलआर के लिए क्या बेंचमार्क रहेगा, 1 नाइट एमसीएलआर के लिए, 3 मंथ एमसीएलआर के लिए, 6 मंथ एमसीएलआर के लिए, 1 ईयर में से ये बैंक को पब्लिश करना होता है। एमसीएलआर और बेस रेट में क्या डिफरेंस होता है, एमसीएलआर जो होता है यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट जो होता है वो करंट कॉस्ट ऑफ फंड्स पे होता है, जबकि बेस रेट जो होता है वो एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड पर होता है, ठीक है। एमसीएलआर जो कैलकुलेट किया जाता है वो टेन्योर प्रीमियम यानी कितने टाइम के लोन उससे देखा जाता है, और बेस रेट जो कैलकुलेट किया जाता है वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न या प्रॉफिट मार्जिन के साथ निकाला जाता है। एमसीएलआर जो है उसमें डिपॉजिट रेट, रेपो रेट्स आदि भी कंसीडर जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग सीआर, जो मैं नेगेटिव कैरी ऑन सीआर की बात की, उन सबको कंसीडर किया जाता है। बेस रेट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस जो भी सीआरआर के लिए वो तो अलाउ किए जाते हैं, लेकिन रेपो रेट्स वगैरह उसमें नहीं मैनेज किया जाता है, कंसीडर नहीं किया जाता है। एमसीएलआर जो है उसमें रेपो रेट उसमें अकाउंट में लिया जाता है, लेकिन बेस रेट में ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस लेंडिंग क्या होता है, यानी ईबीएलआर इसको बोलते हैं, एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस लेंडिंग रेट। जो भी फ्लोटिंग रेट पर्सनल या रिटेल लोन्स के होते हैं, हाउसिंग या ऑटो आदि के, ठीक है, उनके लिए एमएसएमई वगैरह के लिए जो भी बैंक्स में 1 अक्टूबर 2019 के बाद फ्लोटिंग रेट लोन्स दिए हैं मीडियम एंटरप्राइजेस को, उनके लिए बेंचमार्क रेट डिसाइड किए जाते हैं।
तो ये इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पॉलिसी रेपो रेट रहता है इस पर, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 3 मंथ ट्रेजरी बिल होता है वो पब्लिश किया जाता है कि EBLR के द्वारा वो कितने का दे रहे हैं, या 6 मंथ का जो ट्रेजरी बिल है उसमें क्या रिटर्न आ रहा है, ये सब बताया जाता है। जो भी इसके संबंध में सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहती हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो किया जाता है। लोन प्रोडक्ट को इजीली बोरोअर समझ सके इसके लिए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल बेंचमार्क डिसाइड किया जाता है। With this we have come to an end of the part 1. I hope you like the session. इसके बाद remaining part हम लोग part 2 में देखेंगे. Thank you so much for your valuable time and do like, share and subscribe to the channel. Thank you so much.